हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र, उसकी परिभाषा और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लासा और मासा पढ़ने के पहले अपवर्त गुणज और समापवर्त की हम बात कर लेते हैं। अपवर्त गुणज की अगर हम बात करें, किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं, अपवर्त गुणज कहते हैं। जैसे 5 का अपवर्त क्या है आपका, जिसे हम पहाड़ा बोल सकते हैं। 5 के अगर हम पहाड़ गुणज की अगर हम बात करें, 5 के पहाड़ा अगर हम करें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे, ठीक है। ऐसे तीन का अगर आप अपवर्त की बात करें या 3 के पहाड़े की अगर हम बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 4 की बात करें तो 4 का क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ठीक है। ऐसे ही आपकी अगर हम बात करें 6 की बात करें तो 6 की अगर आप पहाड़ा की बात करें तो 6 हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होता है। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो 5 का जो अपवर्त 5, 10, 15, 20 है, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है आपका अपवर्त, वह स्वयं वही संख्या है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो स्वयं वही संख्या है 3। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 6 वही संख्या है। दूसरा तथ्य क्या है आपका, प्रत्येक संख्या के अनगिनत अपवर्त होते हैं। ये भी बात सही है। जितने भी हमने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, इनके सभी के क्या है, अनगिनत अपवर्त है, अनगिनत गुणज है। अगर हम पहाड़ा इनकी पढ़ते जाए तो अनगिनत संख्या तक पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। अगला यहाँ पर है, शून्य का अपवर्त केवल शून्य होता है। सही बात है। शून्य की अगर हम बात करें तो शून्य का अगर हम गुणज की बात करें, शून्य का मल्टीप्लाई की बात करें, शून्य के पहाड़े की बात करें तो वहां पर शून्य ही आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है आपका कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं या समापवर्त बोल सकते हैं। तो समापवर्त क्या है, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती है, वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्त कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें 2, 3, 5 का समापवर्त क्या होगा, 30 और 60। अगर हम 30 की बात करें तो 30 भी आपका 2 से भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है और आपका 5 से भी विभाजित हो रहा है। ऐसी संख्या क्या है, 60। 60 भी आपका 2 से विभाजित हो रही है, 60 आपकी 3 से भी विभाजित हो रही है, 60 आपकी क्या है, 5 से भी विभाजित हो रही है। तो समापवर्त क्या हो गया, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित होती है, वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्त कहलाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त, लासा की बात करें तो दी गई 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे छोटी अपवर्त, सबसे छोटी अपवर्त गुणज उन संख्याओं का लासा कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। जैसे 2 की अगर हम अपवर्त की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 है। ऐसे अगर हम 3 के अपवर्त की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त क्या आएगा, यहाँ पर 6 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम किसका, एलसीएम 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका, जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर सबसे छोटा उभयनिष्ठ क्या आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। तो ये 2 और 3 का क्या रहेगा, लासा, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिसका हम जो लासा है, लासा क्या है, जो संख्या है उस संख्या से सभी से भाग चला जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। लासा निकालने की विधियां, अगर हम विधियों की बात करें तो यहाँ पर 2 विधियां हैं और उन विधियों में छात्र के ऊपर डिपेंड करता है कि छात्र कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। अगर हम पहली विधि की बात करें तो लगातार भाग विधि बोल सकते हैं, जिसे हम डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। और दूसरी है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम अभाज्य की बात करें तो अभाज्य आपकी संख्या कौन कौन से हो सकते हैं, अभाज्य नंबर आपके कौन से हो सकते हैं, एक तो 2 है, 3। अभाज्य का मतलब जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो सकते हैं या स्वयं से ही उनका पूर्णतः भाग जा सकता है। तो अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 2 एक, 2 क्या है, 1 से विभाजित हो सकता है या तो 2 से विभाजित हो सकता है। 3 भी आपका क्या है, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 7। तो ये क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। अब अगर हम बात करें
कोई संख्या है आपकी, अगर हम बात कर लें यहाँ पर एक 8 है और एक 4 है, एक 12 है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको लासा निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो लगातार भाग विधि हमारी क्या होती है, ये हमारी लगातार भाग विधि होती है। ये थोड़ी सी मेरी बेटी है, इसको भी भाग विधि से मैं समझा दूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 8 हो गया, 4 हो गया और ये 12 हो गया। अगर हम यहाँ पर भाग करें, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 4 आएगा, ये 2 आएगा आपका, यहाँ पर 6 आएगा। ऐसे फिर हम अगर यहाँ पर 2 से भाग दें तो ये 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम भाग फिर से दे रहे हैं 2 से, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम भाग देंगे किससे, 3 से, तो ये यहाँ पर पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसका अगर हम गुणा करके देखें तो यहाँ पर संख्या क्या आ रही है आपकी, 24 आ रही है। तो बात अगर हम करें 8 4 12, 8 4 12 का जो लासा आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 8 4 12 का लासा क्या आ रहा है आपका, 24 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे विधि की हम बात कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करें अगर, तो 8 का अगर हम गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो इसका क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 की अगर हम बात करें, 2 गुणे 2। 12 की अगर हम बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे और क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब लासा कैसे आएगा, लासा अगर हम बात करें तो लासा क्या आएगा यहाँ पर हम एक और ट्रिक कर लेते हैं, जो पावर में हम बदल देते हैं यहाँ पर घात में। तो अगर हम पहले की बात करें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2 की घाते 3, यहाँ पर 2 की घाते 2 है, यहाँ पर 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, जिसकी घात सबसे ज्यादा हो और सभी संख्याएं शामिल हो उसमें, घात सबसे ज्यादा हो और सभी संख्याएं उसमें शामिल हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 की घात सबसे ज्यादा है इसमें, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है। तो कौन सा आएगा, यहाँ पर 2 की घात 3 आएगा। और उसके बाद सभी संख्याओं का हमको देखना है, तो सभी संख्याओं में यहाँ पर 3 है, 3 की सबसे ज्यादा घात किसकी है, 3 के घाते 1 है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसका कितना गुणा कर दीजिए आप, तो संख्या क्या आ जाएगी आपकी 24। तो ये आपकी क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई, और ये आपकी हो गई भाग विधि, ठीक है। तो ये 2 विधियां हैं लासा निकालने की। अगला है आपका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, या जिसे हम बात कर सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं माशा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, उदाहरण की बात करें, यहाँ पर 2 4 6 का आपको मासा निकालना है, तो 2 का अपवर्तक गुणज क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 आएगा। 4 की अगर हम बात करें 1 2 4 आएगा। 6 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 और 6, ठीक है। मतलब 6 किससे किससे मतलब भाग जा सकता है, पूर्णतः किससे किससे विभाजित हो रही है, अपवर्तक है। वहां पर क्या था, अपवर्त गुणज था, ये आपका अपवर्तक है कि किस संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो सकता है। तो 6 आपका किससे पूर्णतः विभाजित हो सकता है, 1 से 2 से 3 से 6 से। यहाँ पर 4 किससे हो सकता है, 1 से 2 से 4 से। यहाँ पर 2 आपका हो सकता है 1 और 2 से। यहाँ पर अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कौन से आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है और आपका 2 आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्नों का मासा, भिन्न का मासा और भिन्न का लासा की अगर हम बात करें, तो भिन्न का अगर आपको लासा निकालना है, भिन्न का लासा निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा अंशों का लासा बटे हरों का लासा, ठीक है। यहाँ हम बात करें अंशों का एचसीएफ डिवाइड बाय हरों का एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें दूसरा, भिन्नों का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हो जाएगा अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ठीक है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, मासा। ये आपका मासा है और ये आपका क्या है, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। ये आपका महत्तम समापवर्तक। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं आपके मासा और लासा के। तो अगर हम बात करें, लासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागे मासा, ठीक है। ये आपका एक सूत्र है।
दूसरा सूत्र है कि लासा और मासा का अगर आप गुणा करें तो गुणा किसके बराबर आ जाएगा, आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणे के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपका लासा और मासा का गुणा और भाग किससे हो जाएगा, आपका दूसरी संख्या से। एक फॉर्मूला अगर आपको मालूम रहेगा तो आप दूसरे फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूला से बना लेंगे। जैसे अगर हमको मासा निकालना है तो मासा के लिए क्या हो जाएगा, आपका पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा कर दीजिए और जो लासा आया है लासा से आप भाग दे दीजिए। ऐसे अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है तो लासा और मासा का गुणा कर दीजिए, पहली संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्या से छोटा नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्या से छोटा नहीं होता है। अगर हम बात करें जैसे हम पहला हमारा था 8 और 4, हमने उदाहरण लिया था 8 4 12, इसका लासा क्या आ रहा था, इसका लासा 24 आ रहा था। तो 24 क्या है, इन संख्याओं से छोटा नहीं है। तो यही यहाँ पर पहले तथ्य की अगर हम बात करें, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उन संख्या से छोटा नहीं होता है। दो या दो से अधिक, दो से अधिक कितनी यहाँ पर 3 है और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, आपका 24 आ रहा है और 24 आपका क्या है, इन संख्याओं से छोटा नहीं है। अगला तथ्य की अगर हम बात करें, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, संख्या से क्या है, बड़ा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें 2 3 और 6 की बात करें और इनका अगर आपको मासा निकालना था, इनका मासा क्या आया था, इनका मासा आया था आपका 2 आया था। इनका मासा क्या आया था, 2। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक संख्या से बड़ा नहीं होता है। तो ये देख लीजिए 2 3 6, ये आपका क्या है, 2 है। इन संख्याओं से बड़ा है क्या, नहीं है। तो दूसरा तथ्य हो गया आपका। सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक आपका 1 होता है। तो सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी संख्या की, यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, 3, एक आपका 3 हो गया। ठीक है, एक आपका 6 हो गया, एक आपका 5 हो गया। तो 3 की अगर हम बात करें तो 3 गुणे 1 है। 6 की अगर हम बात करें तो 2 गुणे 3 है। 5 की अगर हम बात करें तो 5 गुणे 1 और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो ऐसी अगर संख्याएं हैं तो ऐसी संख्या यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या में उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, आपका 1 उभयनिष्ठ हो रहा है। तो सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अगली बात आ रही है, अगला तथ्य यहाँ पर, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं में केवल 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आप 1 से लेकर 25 तक अगर आप लिखें तो उसमें आप काउंट कर पाएंगे कि कितनी अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है आपका, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में केवल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी आप वहां से काउंट कर सकते हैं। प्रथम प्राकृत संख्याओं में केवल 25 अभाज्य संख्या है। प्रथम प्राकृत संख्याओं में केवल 25 अभाज्य संख्या है। प्रथम प्राकृत मतलब 100 तक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर केवल 25 अभाज्य संख्या है। अगला तथ्य है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ये हमने बात कर लिया पहले। यदि एक संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपकी, एक तो 2 है, एक आपकी 3 है, 5 है। तो दो या दो से अधिक की अगर हम बात करेंगे तो इनका मात्रा क्या आएगा, आपका 1 आएगा। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या तथा महत्तम समापवर्तक सबसे छोटी संख्या होगी। ये हमने भी बात कर लिया, पहले डिस्कस कर लिया, इससे ऊपर वाले जो तथ्य दिए हुए थे। उसके बाद अगला है यहाँ पर, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के तुल्य नहीं होता है। ठीक है, अगला है, शून्य का अर्थ केवल शून्य होता है। एक का गुणनखंड केवल 1 होता है। एक का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, एक का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वो आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, एक केवल 1 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। अगला है आपका, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उसका लघुत्तम समापवर्तक उसके गुणनफल के तुल्य होता है। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहाँ पर ये
तथ्य और ये तथ्य दोनों एक है। अब यहाँ पर हम पहले एक उदाहरण लेकर आपको समझा देते हैं। हमने उदाहरण में लिया, एक संख्या है आपकी 8 है, 16 है, 20 है। इसका आपको लासा निकालना है और इसका आपको मासा निकालना है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है उससे हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका, 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 की अगर हम बात करें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 20 की बात करें 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले आप घात में परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने घात में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर 2 की घाते 3 है, यहाँ पर 2 की घाते 4 है, यहाँ पर 2 की घाते 2 और गुणे 5 की घाते 1 है। ठीक है, तो लासा के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी घात लेना होता है, सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी घात, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2 की, अगर हम बात करें यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या आपकी 2 है और एक संख्या आपकी 5 है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात 2 की घाते 4 है। पांचवी जो दूसरी संख्या है इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की घाते 1 है। तो यहाँ पर लासा क्या आ जाएगा, 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 1। तो यहाँ पर लासा आ जाएगा आपका 80। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है मासा, आपको निकालना है। मासा के लिए होता है, मासा में सबसे छोटी घात लेनी होती है संख्या की जो कि उभयनिष्ठ हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 क्या है आपका, उभयनिष्ठ है, और 2 उभयनिष्ठ है और 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घाते 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मासा, ये 4 आ जाएगा। सॉरी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर उदाहरण लेकर आपको समझाया है, और ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन भी है। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख भी लीजिएगा। लासा में सबसे बड़ी घात लेना होता है। ठीक है, सभी संख्याएं शामिल हो, ये स्टार यहाँ पर लगा लीजिएगा। सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए और सबसे बड़ी घात लेनी है उन सभी संख्याओं की। मासा की अगर हम बात करें, मासा में सबसे छोटी घात लेनी होती है किसकी, उभयनिष्ठ संख्या की। जो उभयनिष्ठ संख्या है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। 7 की घाते 2, 3 की घाते 2, 4 गुणे 4 की घाते 3 है। दूसरा है आपका 7 की घाते 3, 3 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 4 की घाते 5 गुणे 6। ठीक है, अगला है आप यहाँ पर 7 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 4 की घाते 3 गुणे 6 की घाते 2 गुणे 8। यहाँ पर आपको लासा और मासा निकालना है, मासा ज्ञात करें। तो लासा की अगर हम बात करें तो ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी घात यहाँ पर लेना है, सबसे बड़ी घात लेना है यहाँ पर, और सभी संख्याएं शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, इसमें और इसमें, तो सबसे बड़ी घात क्या आ रही है इन संख्याओं में, एक तो आपकी 7 की घाते 4 आ रही है, दूसरी आपकी इसमें कौन सी आ रही है, 3 की घाते 4 आ रही है। ठीक है, ठीक है, और संख्या कौन सी है इसमें, अगर हम बात करें 7 ले लिया हमने, 3 ले लिया, 4 की अगर हम बात करें तो 4 की सबसे बड़ी घात कौन सी, 4 की सबसे बड़ी घात आपकी ये है। तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। इसके बाद और कौन सी, इसमें सभी संख्याएं शामिल हो, मतलब सभी संख्याओं को देखना है यहाँ पर। तो अगली संख्या यहाँ पर 6 की अगर हम बात करें तो 6 की सबसे बड़ी घात क्या है आपकी, ये है आपकी 6 की घाते 2, इसको हमने यहाँ पर ले लिया। 8 की अगर हम बात करें तो 8 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, ये हमने ले लिया। तो ये यहाँ पर इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, मासा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी घात लेनी है जो भी उभयनिष्ठ हो, जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी घात लेनी। तो उभयनिष्ठ देखिए अगर हम यहाँ पर, तो एक 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। अब इस 7 संख्या का सबसे छोटी घात कौन सी है, 7 की घाते 2 है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब संख्या अगर हम 3 देखें तो 3 क्या सभी में उभयनिष्ठ है क्या, जी हाँ, सभी में उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब इस 3 संख्या की सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 के घाते 2 है, तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया। अब एक और संख्या हम देखते हैं, यहाँ पर 4 की अगर हम बात करें तो 4 भी आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 4 की घाते 3 है। तो ये यहाँ पर इसका मासा हो जाएगा। तो आशा करते हैं टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ हमने यहाँ पर उसकी जो सूत्र है, परिभाषा है लासा और मासा से संबंधित, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स लिखिएगा, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे टाइप 2 टाइप 3 और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जिसको
जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें आपको उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है।